सोच, एक नॉर्मल दुनिया में तू शांति से रह रहा है, एक सिंपल पैकर की जॉब कर रहा है, लाइफ चिल है। लेकिन फिर पता चलता है कि तेरे पास ड्रग्स के लिए एक इनसेन टॉलरेंस है। हर ड्रग तेरे बॉडी के अलग इफेक्ट डालती है। कभी तू ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, कभी तेरा दिमाग लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। फिर एक दिन जब तू शहर में कैजुअली वॉक कर रहा होता है, एक जायंट पोर्टल स्काई में अपीयर होता है। उसमें से डीमंस निकलते। तेरे ड्रग्स वाले इफेक्ट्स की वजह से तू किसी तरीके से बच जाता है और एक बॉस लेवल डीमन को इवन हरा भी देता है। लेकिन ये सब ड्रग्स वाली राइड स्मूथ नहीं चलती हमेशा। एक नए एनिमी का एंट्री होता है। अब सवाल ये है, नेक्स्ट टाइम तू कौन सी चीजें यूज करेगा खुद को बचाने के लिए? ये कहानी शुरू होती है एक आदमी के डायलॉग से। सो अब पैक करो, और फिर सीन कट होके सीधा लोगों के घरों तक चला जाता है। उस टाइम पे एक बंदा कुछ पीता हुआ लग रहा होता है और सबको एक काम बताता है। कहता है वो ऑलरेडी निकल रहा है। वो आदमी उससे पूछता है, डिनर तो कर ले हमारे साथ। लेकिन वो यंग लड़का बोलता है, कल कुछ काम है, जाना पड़ेगा। दूसरा बंदा बोलता है, मैं बस ये जानना चाहता था कि तूने क्या खाया। तू ही था जो काम के बाद भी टायर्ड नहीं लग रहा था। असल में बात ये थी कि वो लड़का रोज सुबह विटामिन ले लेता था और सोचता रहता था, क्या विटामिन से सच में इतना पावर मिल सकता है? उसका नाम था पार्कल, 22 साल का। उसने ये स्पेशल एबिलिटी आर्मी सर्विस के टाइम पे डिस्कवर की थी। एक बार उसके साथी ने कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे और ट्रेनिंग के बाद भी थकान गायब हो गई। बस 2 विटामिन्स और ओमेगा 3 ने उसका दिमाग भी क्लियर कर दिया। थोड़ा टाइम बाद वो बस से उतर रहा होता है और सोचता है, वापस जाते हुए एक कॉफी ले लूंगा कन्वीनियंस स्टोर से। साइड में देखता है तो एक लड़की दिखाई देती है जो थोड़ा डेस्परेट एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रही थी। लड़की कहती है, मैं पहली बार किसी को ये बोलने वाली हूँ। पार्कल अपने दिमाग में सोचता है, क्या ये लड़की मुझे कन्फेस कर रही है? थोड़ा खुश होके पूछता है, बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ? पर जो होने वाला था उसकी तो उसने सोची भी नहीं थी। लड़की बेसिकली उसको एक कल्ट में बुलाने की कोशिश कर रही थी। जाते जाते कहती है, मैं बुरी नहीं हूँ, मेरा नाम हान यूनी है। पार्कल हंस के कहता है, गुड डे। पर अंदर ही अंदर सोचता है, यार अब और नहीं झेल सकता मैं इन सेंट्स और कल्ट्स को। उसका फादर भी एक टाइम पे टोटली नॉर्मल बंदा था, पर एक दिन बोला, मैं एक बड़ी डिसीजन ले रहा हूँ, मेडिसिन्स बनाऊंगा और सेंट बनूंगा। उसके बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने गांव में शिफ्ट हो गया। हर तरह की वियर्ड चीजें कंज्यूम करने लगा। हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे, स्टमक पेन से परेशान। एक दिन बोला, मैं नेचर में जा रहा हूँ, एनर्जी लेके लौटूंगा। वो गया लेकिन फिर कभी नहीं आया। 20 साल हो गए उस बात को। पार्कल तब सिर्फ 2 साल का था। अब जब विटामिन्स ले रहा होता है वो सोचता है, काश पापा भी ये सप्लीमेंट्स लेते, वो वियर्ड चीजें नहीं। जैसे ही स्टोर से निकलता है उसे कुछ अजीब फील होता है। स्काई में एक जायंट ग्लोइंग सर्कल दिखाई देता है। लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, किसी को आइडिया नहीं कि ये क्या है। पार्कल सोचता है, जब मैं अंदर गया था ये तो नहीं था, क्या ये कोई आर्ट पीस है या स्पेसशिप? और फिर अर्थ शेक होने लगती है। पैनिक स्टार्ट हो जाता है। पार्कर शांत रहता है, ऑब्जर्व करता है। तभी जमीन क्रैक होती है और एक बड़ी सी हाथ बाहर आती है। एक मॉन्स्टर निकलता है, डीमन जैसे लगता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है। पार्कल का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी एक मैसेज दिखाई देता है, न्यूट्रिएंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। डीमन उस पर अटैक करता है, पर पार्कल आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो सोचता है, ये ब्लो तो स्लो था, क्या मेरे पास मॉन्स्टर लेवल पावर है? शायद सप्लीमेंट्स का इफेक्ट है। इसी पावर से वो भाग सकता है। लेकिन उसके आसपास के लोग उतने लकी नहीं थे। डीमंस उन्हें मार रहे थे। पार्कल को गुस्सा आता है। वो दौड़ता है, सोचता है, मैं फाइट कर सकता हूँ, ये मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। वो एक किक मार के मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है। दोनों एक क्लब के लिए रेस करते हैं। पार्कल पहले पहुंच जाता है और डीमन के सर पे मार देता है। और फिर और मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन पार्कल सबको 1 बाय 1 फिनिश कर देता है। एक मोमेंट में जमीन पे सब बॉडीज गिर जाती हैं। तभी उसके सामने एक जायंट डीमन आता है। उसके दोस्त ग्राउंड पे पड़े होते हैं। पार्कल सोचता है, फाइट करना चाहिए, शायद ये भी वीक निकले। लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक लाइटनिंग फास्ट होता है, ब्लड एवरीवेयर। दुनिया के अलग कॉर्नर्स में लोग अभी भी डीमन से लड़ रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, अगर ये डीमंस यहाँ आ गए तो? दूसरा बंदा डल के कहता है, ये दरवाजा बंद करो। तभी एक आदमी उनके स्टोर के अंदर क्रैश करता है और एक जायंट डीमन सामने खड़ा होता है। बंदा गुस्से में कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, कोई तो बचाओ। तभी एक बंदा सिगरेट जला रहा होता है और सिस्टम अनाउंस करता है, एलिक्सर कंज्यूम्ड।
1 सेकंड में एक बंदा डीमन की तरफ भागता है, एक सॉलिड किक देता है, डीमन दूर जा गिरता है। सीन फ्रीज होता है, प्रोटैगनिस्ट एक इंटेंस पोज में। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके बॉडी में एड्रेनालिन का बूस्ट आ गया है। पाक बोलता है राउंड 2 स्टार्ट करते हैं और डीमन पे दोबारा चार्ज करता है, सीधा उसके मुंह पे एक जोर का पंच मार के। फिर एक के बाद एक पंच की बारिश कर देता है, लेकिन उसी वक्त डीमन भी पलट के अटैक करता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट बच जाता है, बोलता है लगता है अभी भी एनर्जी फुल है, और एक और पंच मार देता है डीमन के फेस पे। ये ले टेस्ट कर, कहते हुए डीमन का फेस एसफॉल्ट में घुसा देता है और डीमन को फाइनली हरा देता है। वो सोचता है शायद सिगरेट का भी कुछ इफेक्ट पड़ा मेरी बॉडी पे, बस मॉम ठीक हो। लेकिन उसी पर डीमन वापस उठ जाता है और इस बार पाक का सर पकड़ के उसको जोर से जमीन पे दे मारता है। पाक मुश्किल से उसका हाथ रोकता है और डीमन के स्टमक पे पंच मार देता है। इस बार डीमन फाइनली नॉकआउट हो जाता है। पाक थक गया होता है, बोलता है अब तो मूव भी नहीं हो रहा। फिर उसको देखता है कि बाकी लोग डीमन से बच नहीं पाए। जल्दी उठने की कोशिश करता है, लेकिन एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। सोचता है ये डीमन आ कहाँ से रहे और नॉर्मल लोगों पे क्यों अटैक कर रहे हैं, प्लीज बस करो। तभी एक डीमन एक आदमी को पकड़ लेता है और प्रोटैगनिस्ट बस खड़ा रहता है सब देखते हुए। डीमन उस आदमी को मारने वाला होता है कि तभी हवा में एक बंदा दिखाई देता है, एक पेपर का टुकड़ा उठाता है, कुछ स्पेल जैसा कास्ट करता है और एक साथ कई डीमंस को हरा देता है। पाक हैरान हो जाता है, कौन है ये, बंदा है भी या नहीं? फिर एक लड़की बोलती है तुमने काफी अच्छा किया, बिना ट्रेनिंग के ऐसे डीमन को कैसे मारा, तुम हो कौन? प्रोटैगनिस्ट बस ब्लैंक एक्सप्रेशन में उसे देखता है। लड़की बोलती है देखना पड़ेगा तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, और बोलती है हाथ आगे बढ़ाओ। पाक थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन लड़की एक स्पेल कास्ट करती है और उसका हाथ खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वो उसका हाथ एनालाइज करना स्टार्ट करती है और जो देखती है उस पर यकीन नहीं होता। सोचती है ना ये सेलेस्ट्रियल है ना अर्थली, लेकिन ह्यूमन भी नहीं लगता, शायद ये एक इर्रेगुलर बीइंग है। वो सोचती है अफसोस की बात है कि ये बच्चा चूज किया गया, मैं किसी डिजास्टर को जिंदा नहीं छोड़ सकती। मैजिक यूज करते हुए सोचती है मुझे अभी के अभी इससे हटाना पड़ेगा। तभी लड़का बोलता है थैंक्स, अगर आप नहीं आते तो कुछ सीरियस हो जाता, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसके बातों पे लड़की कुछ नहीं बोलती। मन में सोचती है उसके मैनर्स और प्योर एनर्जी का क्या फायदा, सब वेस्ट हो रहा है। फिर एक पिल उसके मुंह में डाल देती है। लड़का पिल निगल लेता है और तुरंत बोलता है ये इतना कड़वा क्यों था, क्या दिया मुझे? लड़की बोलती है ये एक स्पेशल दवा है जो तुम्हारी एनर्जी का सेंटर सील करने के काम आती है। डीमन को सील करने के लिए नहीं होती, लेकिन तुम्हारी लाइफ बचाने का यही तरीका था। तुम्हारी इरेगुलर पास एक दिन तुम्हारी लाइफ और दुनिया दोनों तबाह कर देंगी। शायद तुम्हें दर्द होगा, लेकिन ये नेसेसरी था। मुझसे नफरत मत करना, अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। वो लड़की बिना अपना नाम बताए चली जाती है और प्रोटैगनिस्ट जमीन पे गिर जाता है, कंफ्यूज कि मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे ये मेडिसिन दी। सोचता है इर्रेगुलर का मतलब क्या था, क्या ये मेरी स्पेशल एबिलिटी से लिंक्ड है? उठते ही बोलता है हंसा मत, अगर मेरे पास ये पास नहीं होती ना तो अब तक मेरी खोपड़ी भट चुकी होती। जल्दी से एक स्टोर जाता है, सप्लीमेंट उठाता है और पी जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है ड्रग कंज्यूम्ड। पाक सोचता है आज के बाद ये पास मेरे सर्वाइवल के लिए यूज करूंगा। थोड़े टाइम बाद पाक अपने घर पे होता है, सप्लीमेंट्स का स्टॉक बना रहा होता है। बोलता है हैंगओवर ड्रिंक्स भी काफी काम आ रहे हैं। उसे याद आता है वो लड़की डिजास्टर का जिक्र कर रही थी और शायद उसकी मेडिसिन का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, पर अभी के लिए उसे सिर्फ ये चाहिए कि सब कुछ लेके मॉम के पास चला जाए। तभी उसका फोन रिंग करता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है मॉन्स्टर्स हर जगह है। मैसेज कहते हैं एक ऐप डाउनलोड करो, डिपार्टमेंट ऐप, ताकि और इन्फो मिल सके। जब वो ऐप डाउनलोड करता है देखता है कि उसका नाम है स्पेशल प्रिकॉशंस नंबर 24। सोचता है नाम से लग रहा है नया ऐप है, डिजाइन भी बकवास है। फोन उठा के अपना आईडी स्कैन करता है। ऐप बोलता है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, अब तुम्हें रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तभी उसके आसपास कुछ अजीब सिंबल्स दिखने लगते हैं। पाक कंफ्यूज्ड होता है ये हो क्या रहा है? सिस्टम बोलता है स्पिरिचुअल फिजिक कंफर्म्ड, अब बॉडी का एनालिसिस स्टार्ट होगा। पाक सोचता है ये तो सेम चीज है जो उस लड़की ने बोला था, शायद ये इर्रेगुलरिटी फिर से एक्टिव हो रही है। तभी उसके बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। सोचता है अभी क्यों हो रहा है ये सब, लगता है मेडिसिन का इफेक्ट स्टार्ट हो गया। फिर सप्लीमेंट पी लेता है और फील करता है कि अब थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन एनालिसिस अभी भी चल रहा होता है। फिर सिस्टम डिक्लेयर करता है कि एनालिसिस कंप्लीट, तुम्हारे अंदर एक ब्लू वॉइड मटेरियल मिला है जिसका कलर ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। वाटर एक्सट्रैक्ट करने का चांस एक्सट्रीमली रेयर है। उसका नाम है ब्लूइश फ्यूअल, नाम इसलिए क्योंकि ये एक कंडेंस एलिक्सर की तरह काम करता है और अर्थ की टोटल एनर्जी होल्ड करता है।
पार्क रिस्पॉन्स का वेट करता है। सिस्टम बताता है कि ये ब्लूइश फ्यूल उस मेडिसिन का मेन एलिमेंट था जो उसने लिया था। हैंगओवर ड्रिंक ने पॉइजन इफेक्ट हटा दिया, लेकिन ब्लूइश एनर्जी उसकी बॉडी में रह गई। इस वजह से पार्क के बॉडी में कुछ अनयूजुअल होने लगा था। उसका बॉडी गर्म हो जाता है, सोचता है बेटर होगा थोड़ा रेस्ट कर लो फीवर डाउन होने तक, लेकिन वो काफी रेस्टलेस फील कर रहा होता है। सोचता है क्या कोई और तरीका है जिससे थोड़ा रिलैक्स हो सकूं। तभी उसको एक आइडिया आता है, मेडिटेशन ट्राई करते हैं। कहता है ये वाली पोस्चर तो मार्शल आर्ट्स मूवी वालों जैसी नहीं है, लेकिन काफी कंफर्टेबल लग रही है, तो इसी में रहता हूँ। जब तक ये फीवर डाउन नहीं होता, पार्क बोलता है कि उसका बॉडी एकदम नॉर्मल होना चाहिए था। कंप्लेन करता है अपनी बोरिंग फिजिक के बारे में। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उसका बॉडी एक नॉर्मल बॉडी है, लेकिन पूरा ट्री एनर्जी से भरा हुआ है। लड़का सोचता है शायद उस लड़की ने उसे कोई मेडिसिन दी थी, क्योंकि उसे इर्रेगुलर माना गया था। अब ये ट्री एनर्जी के साथ उसका क्या कनेक्शन है, ये समझ नहीं आया। पर पॉइजन के इफेक्ट गायब हो गए थे, जो कि रिलीफ था। वरना अगर एनालिसिस ने दिखाया होता कि वो इर्रेगुलर है, तो शायद वो मर भी सकता था। लेकिन तभी एक अलग कलर का सिस्टम पॉप होता है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। सभी कोरियन सिटीजन्स को ग्रीट करता है। वो बोलता है कि अब से जो भी बोलने वाला है सब सच है। 10,000 साल पहले दुनिया अब से कहीं ज्यादा क्रेजी और अमेजिंग जगह थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स जैसे बीइंग्स अर्थ पे फ्रीली घूमते थे और दूसरे वर्ल्ड्स के लोग गैलेक्सीज क्रॉस करके अर्थ पे आते थे। उस टाइम ह्यूमंस मर रहे थे, फेंका जा रहा था, टोटल कियोस था। तब कुछ लोगों को स्पिरिचुअल फिजिक दिया गया, एक स्पेशल पावर जो पहले उनके पास नहीं थी। इस पावर से ह्यूमंस की लाइफ मॉन्स्टर्स के बराबर लंबी हो गई, और यही पॉइंट था जब दुनिया बदल गई। अब कोई भी बड़ी पावर्स हासिल कर सकता था। लेटर इन लोगों को मंक्स कहा गया। हेवन के गेट्स क्लोज करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, ताकि ह्यूमैनिटी अर्थ पे सरवाइव कर सके। इन लोगों की स्टोरीज मिथ्स और लेजेंड्स के फॉर्म में आगे पास होती गई, और ऐसे ही वो गेट्स की प्रोटेक्शन करते गए जैसे जैसे ह्यूमैनिटी ग्रो करती गई। या कम से कम आज से कुछ घंटों पहले तक तो ऐसा ही था। अब सब चूजन मंक्स अपने अपने एरियाज में पेट्रोल कर रहे हैं, ताकि ह्यूमैनिटी सेफ रहे। इन सबको प्रॉपर्ली टेस्ट किया गया है, जिससे इन्हें लॉ एनफोर्स करने का भी राइट मिला है जब जरूरत हो। वहीं दूसरी तरफ पार्क अभी भी सिस्टम को देख रहा था, सोच रहा था कि क्या यही वो एप्टीट्यूड बेस्ड स्किल्स ढूंढने वाली बात थी। तभी उसके विजन में और भी स्क्रीन्स अपीयर होने लगती हैं। सोचता है कि क्या सच में सब कुछ स्किल्स बन गया है। फिर रियलाइज करता है कि हाँ, उसके आसपास जहां जहां से हीट फील हो रही है, वही स्किल्स के एरियाज है। उस इमेज में प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में था जैसे ट्रेनिंग के बाद होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद तुम कम से कम 3 जगह से हीट जनरेट कर सकते हो, और जब ये 3 जगह हीट होने लगती हैं, तब ग्राउंड पाथ का ट्रेनिंग शुरू होता है। कल तक तो पार्क किसी भी रिलीजन या सेक्रेट चीज में बिलीव नहीं करता था, पर अब वो सेक्रेट ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। मेडिटेट करते वक्त उसे लगा कि ये एक्सपेक्टेड से काफी ईजी है। नॉर्मली स्पिरिचुअल बॉडी होने के बावजूद एनर्जी फील करने में काफी टाइम लगता है। कुछ लोगों को तो महीनों या सालों लग जाते हैं, क्योंकि सब टैलेंट पे डिपेंड करता है। इनफ ट्रेनिंग से बंदा एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकता है जहां वो खुद को और सराउंडिंग्स को भी महसूस नहीं करता, एकदम एम्प्टी स्टेट। यही पार्क का पहला स्टेप था मंक बनने की तरफ। जब उसने आंखें खोली तो कंफ्यूज हो गया। उसके अराउंड कुछ वियर्ड प्लान्स या पैटर्न्स बन चुके थे। सोचता है कि ये सब क्या है और कितनी देर तक वो ऐसे पोजीशन में था। फोन उठाता है देखने के लिए टाइम, लेकिन बैटरी डेड थी। सोचा कहीं क्लॉक हो तो टाइम देख ले। तब देखता है कि डेट जून 22 हो गई है। शॉक हो गया, क्योंकि 100 दिन निकल गए थे मेडिटेशन में। कुछ देर बाद लड़का नहा चुका था, खुश था कि पानी अभी भी आ रहा है। सोचता है ये सब बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि उसके सारे इंजरीज हील हो चुके हैं। भूख भी ज्यादा नहीं लग रही और वेट भी लूज नहीं हुआ, बल्कि वो और स्ट्रांग हो गया था। फोन उठाता है, देखता है चार्ज हो रहा है। सोचता है न्यूज चेक करें, लेकिन जैसे ही बाहर देखता है, एक जायंट डोम शेप की बैरियर होती है। उसमें मॉन्स्टर्स के निकलने के लिए होल्स बने होते हैं। सोचता है कि वो एरिया एकदम डेंजरस जोन लग रहा है। तभी उसे फील होता है कि एक और अर्थक्वेक आया है, पर वो तो सिर्फ एक हॉरिफाइंग क्रीचर था जो फील्ड में वॉक कर रहा था। डेस्परेट होकर सोचता है ये क्या था। मॉन्स्टर्स बिल्डिंग्स के आसपास घूम रहे थे। सोचता है बस अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल ही नहीं था तो इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर सकता था। सोचता है शायद सीक्रेट ब्रीदिंग टेक्निक ने उसकी बॉडी टेम्परेचर को स्लीप मोड में डाल दिया था, और इसी वजह से वो 100 दिन लोटस पोजीशन में सरवाइव कर गया। तभी सिस्टम पॉप होता है। पार्क को वेलकम करता है, बताता है कि अभी वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है और कुछ फीचर्स यूज करने के लिए कनेक्शन चाहिए। वो सोचता है कि क्या यहाँ कुछ है जिससे मैं काम चला सकता हूँ। सिस्टम में उसका प्रोफाइल ओपन होता है, जिसमें उसकी डिटेल्स होती हैं, और एक अजीब सी चीज जिसका नाम था, जिसमें 2 चार्म कॉपीज अवेलेबल थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि 3 यूजेबल चार्म्स हैं और यूजर के निकनेम और रैंक के बेस पे हाई लेवल चार्म्स मिलते हैं।
पहला चार्म का नाम था सॉफ्ट स्टेप्स, एक स्पेशल 9th रैंक मैजिक। लड़का सोचता है बस इतना ही, ये तो इजी लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक स्टेप लेने की कोशिश करता है सीधा वॉल से टकरा जाता है। फिर बोलता है ओके, ये मैजिक रियल है। फिर वो सोचता है कि दूसरी एबिलिटीज क्या होंगी। उसके पास एक एबिलिटी थी जो ज्यादा वेट कैरी करवा सकती थी और दूसरी थी जो एक लाइट टॉर्नेडो क्रिएट कर सकती थी। पार्क सोचता है शायद रूफ पे जाके यूज करूं, पर प्रॉब्लम ये थी कि मॉन्स्टर्स उस लाइट को देख के आ सकते थे। उसने लास्ट टाइम ब्रीदिंग टेक्निक भी कॉपी की थी, तो सोचा कि उसको और प्रॉपरली देखना चाहिए। सिस्टम अनाउंस करता है कि ट्रेनिंग 1 से लेके 10 स्टार्स तक डिवाइडेड है और 5th स्टार के बाद तुम नेचर टेक्निक्स यूज कर सकते हो। पार्क हैरान हो जाता है कि वो लेवल भी अपग्रेड कर सकता है, लेकिन उसका एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो जाता है क्योंकि 1 स्टार बढ़ाने में 10 साल लगेंगे, मतलब टोटल 70 साल चाहिए होंगे प्रॉपर लेवल पे जाने के लिए। फिर भी वो डिसाइड करता है कि पहले चेक करे कि उसके पास कितने स्टार्स हैं। एनर्जी दोनों हाथों में डाल के लेफ्ट हैंड पे एनर्जी रिंग्स काउंट करता है। रिंग्स उसका स्टार लेवल बताते हैं। वो एनर्जी चैनल करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। टाइगर उसकी तरफ चार्ज कर रहा था, तो उसे तुरंत कुछ सोचना था जो उसे सेकंड्स में हेल्प कर सके। एक टाइगर ऑलरेडी उसके डोर तक आ गया था और उस पे अटैक करने लगा, शोल्डर को फाड़ते हुए। एंशिएंट चाइना में एक टेक्निक थी अब्जॉर्प्शन मेथड, जिससे किसी बीस्ट की वाइटैलिटी चुरा सकते थे। प्रोटैगनिस्ट ने कुछ वैसे ही एबिलिटी दिखाई। फिर क्या, लड़के ने एक 6th लेवल आर्ट यूज करके उस बीस्ट को हरा दिया, विच वॉज इनसेन। तभी एक ग्रीन ऑरा उसके अराउंड दिखाई देने लगी और बोला गया कि वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उससे एक काफी यूजफुल एबिलिटी मिल गई थी। लेकिन उसी मोमेंट पे वो जमीन पे गिर गया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसकी मसल्स डेवलप हो गई हैं, ब्लड स्टेबल है और रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली बढ़ गया है। फिर एक ग्रीन ग्लो उसके आंख से निकलने लगा। हाथ को देखते हुए पार्क सोच रहा था ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा एनर्जी उसके पूरे बॉडी में फ्लो क्यों कर रही है। शायद जब उसने मॉन्स्टर से एनर्जी अब्सॉर्ब की तभी उसके न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो गए। वैसे भी इतनी एनर्जी काफी थी लाइट टॉर्नेडो एबिलिटी यूज करने के बाद थोड़ा संभलने के लिए। साइड में देखा तो उसने नोटिस किया कि मॉन्स्टर के बॉडी से कुछ प्लांट स्प्राउट हो रहे थे जो पहले वहां नहीं थे। सोचा ये काम आ सकते हैं, ले लो। चलते वक्त रियलाइज किया कि एक टाइम पे सिर्फ एक स्प्राउट यूज कर सकता है और अगर हर बार फिनिश करने से पहले मॉन्स्टर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो शायद और बेटर काम कर सके। लेकिन फिर डिसाइड किया कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करनी चाहिए, रेस्क्यू टीम के आने तक सरवाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट टॉर्नेडो एबिलिटी ऑब्जर्व करते हुए सोचा कि उसे ये पावर फिर से यूज करनी पड़ेगी। तभी एक और मॉन्स्टर आ गया लड़के पे दोबारा चार्ज करते हुए। सो ही एक्टिवेटेड दैट एबिलिटी अगेन, पंच मारा और सोचा कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। उसे जल्दी से उठ के रेस्क्यू टीम को सिग्नल देना था लाइट टॉर्नेडो एबिलिटी से। लेकिन जब भी वो ट्राई करता नए नए मॉन्स्टर्स आ जाते। हर बार वो उन्हें हराता गया, लेकिन मॉन्स्टर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, बार बार आ जाते। थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग के रूफटॉप पे पहुंच गया, कंप्लीटली शॉक्ड बाय व्हाट ही सॉ। एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वो सीन देख के लगा जैसे वो पागल हो गया है। तभी एक और मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया, लेकिन पार्क ने सोचा अब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, और वो बड़े मॉन्स्टर पे चार्ज कर गया। फिर से लाइट टॉर्नेडो एबिलिटी यूज की। कुछ देर बाद एक वॉइस आई, वो लड़का कहाँ है कह के बुलाया जा रहा था। तब पार्क ने देखा एक आदमी हवा में फ्लाई कर रहा था। उसने सिग्नल दिया कि वो नीचे खड़ा है। वो आदमी गुस्से में पूछा, तू बस यहीं खड़ा क्यों है? तेरे पास तालिस्मान नहीं है जंप करने का या फ्लाई करने का? पार्क ने बोला, सिर्फ वो 3 ही हैं जो मुझे पहले मिले थे। आदमी ने बोला, हाउ बोरिंग, और बोला, हाथ आगे कर। उसने सोचा ये बंदा क्या कर रहा है, सुना नहीं क्या? लेकिन पार्क ने पॉइंट किया कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है। सेकंड्स में उस आदमी ने टैलिस्मैन से इजीली उस मॉन्स्टर को हरा दिया और बोला, मुझे रिपीट मत करवा, हाथ आगे कर। फिर उसने पूछा, तू कौन है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रहा है? क्या तुझे अपनी लाइफ की परवाह नहीं है? पार्क बस एक्सप्लेन करने ही वाला था कि क्या हुआ था, लेकिन आदमी ने काट दिया, मुझे पता नहीं करना। तो पार्क ने बस थैंक यू बोला उसे बचाने के लिए। वो बैरियर से बाहर निकलते ही पार्क को लगा, थोड़ा डर लगा उस एरिया से, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बॉडी में काफी मॉडिफिकेशंस की थी। लेकिन वो समझ गया कि 100 दिन से वो वहाँ ट्रैप था, और अब जब उसकी माँ और फैमिली सेफ थी तो वो जेन्युइनली हैप्पी था। सोचा कि इस टाइम के दौरान कितनी चीजें चेंज हो गई होंगी, सब कुछ अब डिफरेंट लग रहा था। कुछ वक्त बाद वो एक बिल्डिंग में था, अपनी माँ को कॉल करते हुए बोला, मैं तुझे दोबारा फ़ोन करना चाहता हूँ, बस इतना ही था। मैं लॉस्ट था लेकिन अब वापस आ गया हूँ, तो कुछ दिनों में मिलने आऊँगा। दूसरा लड़का पूछता है, कॉल ख़त्म हो गया?
पाक ने हाँ बोला और सोचा शुक्र है सब ठीक है। फिर एक आदमी सडनली रूम में घुस आया, थोड़ा पैनिक में, और पूछा, तू वही है जिसके बारे में सोचा था? फिर उसने अपना इंट्रो दिया, मैं रीजन यूनिट का एक डिसाइपल हूँ। लेकिन वो दूसरा आदमी इम्प्रेस नहीं था। उसने उस ऑफिसर को बोला, यहाँ से चला जा और मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर मत करना। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने पूछा, क्या तू असेंडेंट बन गया था उससे पहले कि तेरा हेवनली गेट ओपन हो? पाक ने बोला नहीं। तो उसने पूछा, तो कैसा बंदा है जो अपने स्लीपिंग मास्टर को जगा सकता है? पाक बस कोल्डली ऑब्जर्व कर रहा था। तभी एक सिस्टम स्क्रीन सामने आई। आदमी ने पूछा, तू स्क्रीन देख सकता है? क्या उस पे लिखा है असेंडेंट? और क्या वहां टोटल 9 हाई रैंक्स हैं? ज्यादातर अवेकन डिसाइपल्स को सेंट्स बोला जाता था और मुंडन रैंक हाईएस्ट माना जाता था। लेकिन ये बंदा उसके क्वालिफिकेशंस की वजह से असेंडेंट बन गया अपने मास्टर के अंडर। एज और एथनिसिटी मैटर नहीं करती थी, जो डिसाइपल सबसे ज्यादा सीखता था वही सीनियर होता था। इसलिए पाक को भी अपने सीनियर के लिए बेस्ट देना पड़ेगा, ये एक अनस्पोकन रूल था। पाक ने पूछा, असेंडेंट लोएस्ट रैंक होता है, तो मेरा मास्टर कौन सा रैंक का है? ये सुन के वो आदमी इरिटेट हो गया। जिस चीज का पता ना हो उसके बारे में मत बोल। उसने बोला, तेरे पास स्पिरिचुअल फिजिक है, अगर तू सर्वाइव करना चाहता है इस वर्ल्ड में तो अपने सुपीरियर्स के प्रोटेक्शन में रहना होगा, दूसरी चांस नहीं मिलेगी। अगर दोबारा ऐसे बोला तो तू मर जाएगा। लेकिन पाक ने बोला, मैंने सुना है कोई भी 3 बार मास्टर्स चेंज नहीं कर सकता, तो शायद तू भी उस मास्टर के पीछे इसलिए गया क्योंकि तुझे उसका बोलने का स्टाइल इंटरेस्टिंग लगा। ये सुन के वो बंदा लिटरली फ्यूरियस हो गया। तभी एक और सिस्टम स्क्रीन सामने आई जिसमें सारी प्रोटैगनिस्ट की इन्फो दिख रही थी। उसने कहा, तूने कहा था कि असेंडेंट ही नेक्स्ट क्लोजेस्ट रैंक होता है असेंडेंट के बाद। पाक खड़ा होता है और बोलता है, मुझे अपने सुपीरियर के लिए बेस्ट देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो बंदा अपने मास्टर से आर्ग्यू कर रहा होता है। क्या उसने अपने सीनियर के साथ वो ट्रीट किया जो बताया गया था? और क्या उसने वो टेक्निक हैंडओवर कर दी थी? वो इरिटेट होकर बोलता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक बैंडिट की टेक्निक इनहेरिट की है। उसने अपना सर उस आदमी के सामने झुका दिया, लेकिन वो आदमी कहता है कि उस लड़के का परफॉर्मेंस रेंज उसके खुद के लेवल से ज्यादा था, इसलिए वो एक हाई सेंट था। उसका मास्टर बोलता है, हो सकता है ये उसके बॉडी की कंडीशन की वजह से हो, पर वो आदमी कहता है कि अगर ऐसा होता तो हो सकता है उसके पास एक इरेगुलर फिजिक हो। ये सुन के वो और भी चिढ़ जाता है, पूछता है, क्या वो ऐसे ही बकवास करता रहेगा? क्या वो कहना चाहता है कि उस लड़के का जन्म भी इन दोनों की तरह एक मम्बेन फिजिक के साथ हुआ था? वो पूछता है, क्या इसका मतलब उसका ट्रेनिंग फास्ट ट्रैक पे है? लेकिन मास्टर को खुद भी नहीं पता था क्योंकि पहले भी ह्यूमंस का नेचर की तरफ जाना इतना इजी नहीं था। इंसान कभी पानी से बाहर आए, फिर जमीन पे चले गए, फायर को मास्टर किया कोल्ड से बचने के लिए, आयरन को मेल्ट करके रिफाइन किया। जिंदा चीजों में सिमिलैरिटीज तो होती हैं, लेकिन उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं होती। मास्टर बोलता है, रिपोर्ट जो मदद के लिए आई थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि ये एक रेयर केस था, और अगर वो समझ गया हो तो उसे कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्पेशल ड्रग दिया जाएगा जिसके साथ केयरफुल रहना होगा जब उसकी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो। मास्टर सिचुएशन देखते हुए सोचता है कि ये काफी फैसिनेटिंग है। सोचता है कि स्टार विंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो नेचर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और उसे हैरानी है कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। तभी पाक अपने घर पे कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। सोचता है कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में अब तक कोई इरेगुलर फिजिक वाला बंदा मिला ही नहीं है। जो लोग टेस्ट में स्पिरिचुअल और फिजिकल इरेगुलर फिजिक के साथ आए थे उनको आइसोलेट कर दिया गया था, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी तक पकड़ा नहीं गया। इरेगुलर फिजिक स्पिरिचुअल होता है और मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सिलेस्टियल, मुंडन और ह्यूमन फिजिक्स। लेकिन एक 4th टाइप भी होता है, अनप्रिडिक्टेबल स्पिरिचुअल फिजिक, जो कभी कभी अपीयर होता है, जैसे पिछले 10 साल में हुआ जब सेंट्स डिसअपीयर हो गए थे। उसके बाद भी मॉन्स्टर्स वर्ल्ड में इंटरफियर करने की कोशिश करते रहे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए सेंट्स ने मिलकर उन्हें वहां से निकाल दिया। अब उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ लेजेंड्स और कहानियों तक सीमित है। 2 एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, पर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे बैनिश करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कोई फेमस क्रिमिनल तो है नहीं। कॉफी पीते वक्त सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ड्रग कंज्यूम हो गया है। कहता है कि उस ब्राउन राइस टी के बैग में भी अगर मैक्सिमम इफेक्ट मिल जाए तो काफी स्कैरी हो सकता है। उसे लगता है उसका रिजल्ट मुंडन फिजिक आया था टेस्ट में, इसलिए ब्राजील से ब्लू मैटर दिया गया था। उसे ये नहीं पता था कि वो ड्रग कितनी देर तक चलेगा, तो वो कोई सिमिलर इफेक्ट वाली चीज ढूंढने लगा, पर कुछ रिलायबल मिला ही नहीं। सोचता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर में इंफॉर्मेशन लिमिट कर दी गई है।
तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सर्च बार में ड्रग्स लिख के सर्च करता है और कुछ यूजफुल इन्फो मिलती है। कुछ सीड्स देखते हुए सोचता है ये क्या है, क्या ये वही सीड्स हैं जो उसने पहले देखे थे? जब वो उन सीड्स को हाथ में उठाता है तो याद आता है कि उसने ये एक बीस्ट से फाइट करते वक्त लिए थे। तब उसे लगा था ये कॉमन है। ऑनलाइन रिसर्च करते वक्त देखता है कि इन सीड्स की जर्मिनेशन की कोई इमेज या इन्फो ही नहीं है। फिर वो अनोनिमसली एक पोस्ट डालता है, पूछता है किसी ने इन सीड्स को पहले देखा है क्या? वो सीड्स एक्चुअली पर्जिटेरी हर्ब्स होते हैं जो नेचुरल रिवर साइड पे ग्रो करते हैं और अगर रॉ खा लिया जाए तो इंसान बीमार पड़ सकता है। इनके जर्मिनेशन कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए जर्मिनेटेड सीड्स मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उसके पास जो सीड्स हैं वो पहले से ही जर्मिनेटेड है, तो डिसाइड करता है कि एक्सपेरिमेंट करेगा अनजर्मिनेटेड सीड्स के साथ। वो सीड्स पे सोलर विंड ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है और सीड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके हाथों में ही प्लांट स्प्राउट होने लगते हैं। तभी एक आदमी रूम में घुस के चिल्लाता है, लेकिन लड़का वहां से गायब होता है। आदमी सोचता है क्या वो भाग गया? रूम सर्च करता है चेक करने के लिए कि कुछ चोरी हुआ। फ्रिज खोलता है तो पता चलता है लड़के ने उसका एक पीच ले लिया है। दूसरी तरफ पाक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और थोड़ी देर में एक छोटा ट्री ग्रो हो जाता है। पाक हैनियल कहता है कि सिर्फ 2 घंटे तक ब्रीथ किया और ट्री ग्रो हो गया। वो अपने प्रोग्रेस से खुश होता है, सोचता है कि ब्रीदिंग के थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड था। सोलर विंड टेक्निक से प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। सोचता है कि अगर ऐसे हर्ब्स ग्रो करता रहा तो इररेगुलर होने के बावजूद इजीली सर्वाइव कर सकता है। फिर वो पर्जिटेरी हर्ब का स्प्राउट खा लेता है। ब्रीथ करते हुए फील करता है कि हीट ब्लू मैटर जैसे स्प्रेड हो रही है, लेकिन रेड ऑरा डिसअपीयर हो जाता है। वो सोचता है कि उसने कुछ गलत किया। दोबारा ट्राई करता है लेकिन ऑरा फिर गायब हो जाता है। पाक कहता है उसे लगा था ये काम कर रहा है, पर अब वंडर करता है कि सिर्फ लोअर एब्डोमेन में थोड़ा पार्ट क्यों रह गया। कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि अब ब्लू मैटर हायर क्वालिटी ड्रग था। स्प्राउट च्यू करते वक्त वो दोबारा ट्राई करता है। इस बार रेड ऑरा वापस आता है, लेकिन हीट अलग फील होती है। तब उसे याद आता है इंटरनेट पे उसने यिन एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा था। पर्जिटेरी हर्ब का नेचर यिन था और ब्लू मैटर का यांग। पार्क सोचता है कि अब उसे यिन एनर्जी अब्सॉर्ब करने की टेक्निक सीखनी चाहिए, लेकिन अगर मिक्स एनर्जीज मिल गई तो जान का रिस्क हो सकता है। फिर भी सोचता है कि रिलीफ है, क्योंकि इफेक्ट लो होने के बावजूद पावर इंक्रीज हो सकती है। तभी वो छोटा ट्री निकलता है, लेकिन अचानक एक आवाज उसे डरा देती है। सिर्फ फोन पर मैसेज आया होता है। मैसेज पढ़ता है, लिखा होता है कि मैजेस्टी का बेटा मर गया है और सब लोगों को रेन से बचने के लिए इवैक्यूएट करने को कहा गया है। लोग पैनिक करने लगते हैं, सोचते हैं पहले क्यों वार्न नहीं किया। फिर हेवी रेन स्टार्ट हो जाता है और रोड्स पर मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। लोग कहते हैं जब तक उन्हें टच ना करो डेंजर कम है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि बिल्डिंग के अराउंड प्रोटेक्टिव बैरियर है और रिलीफ फील करता है कि वो उन लोगों के साथ अंदर आ गया था। बिल्डिंग के बाहर किसी ने हेल्प के लिए चिल्लाया। एक ह्यूज मॉन्स्ट्रस बर्ड एक औरत के सामने आता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है। वो बर्ड अपने क्लॉज से उस वुमन को उठाता है और अपने नेस्ट में डाल देता है, जो कि वर्म से भरा होता है। फिर मॉन्स्टर अंदर बैरियर में लोगों को देखने लगता है। एक डर के मारे आदमी कहता है अगर वो थोड़ा लेट होता तो, अगर उस सिचुएशन में कोई होता तो वो पार्क हैनियल ही होता। तभी हैनियल अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है। सोचता है कि एक हेल्दी बंदा को मरने देना बिल्कुल भी सही नहीं होता, तो वो बैरियर के बाहर निकलता है क्रीचर से फाइट करने के लिए। वो बर्ड के सिर पर एक जोर का पंच मारता है और वो आसानी से ग्राउंड पे गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है यार मैं इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। फिर उसे याद आता है वो पर्गेटरी वाली हर्ब्स खा चुका था, लेकिन उसके बाद रियलाइज होता है कि जो तेज बारिश हो रही थी वो एक्चुअली ड्रैगन किंग के आंसू थे और वो पानी उसने पी लिया था। वो पानी ट्रीज को ग्रो और स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि उसमें नेचर एलिमेंट की एनर्जी होती है जो एक्टिवेट और एम्पलीफाई हो जाती है। अब तो लड़का कुछ भी कर सकता था, तो वो डिसाइड करता है कि अपनी ट्री पर आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट यूज करे, जो अब बन गया था एक डीमन स्लेयर। लेकिन तभी वो बर्ड फिर से उठता है फुल गुस्से में और उस लड़के पर चार्ज करता है। लड़का डिफेंड करता है खुद को, सोचता है अगर गार्ड डाउन किया तो वो पीछे धकेल दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, बैरियर तक पहुंचने से पहले होल्ड करना पड़ेगा। फिर क्रीचर थोड़ा ओपन होता है और लड़का तुरंत चांस लेता है, अटैक करता है मॉन्स्टर को। लेकिन वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि उसका अटैक मॉन्स्टर को स्क्रैच भी नहीं कर पाया। सोचता है ये डीमन स्लेइंग ब्लेड काम क्यों नहीं कर रहा। बर्ड फिर से उठता है। इस बार उसकी नजर ब्लेड पर टिक जाती है, पर तभी वो बर्ड ग्राउंड पर गिरी हुई एक औरत पर अटैक करने लगता है। लड़का उसे बचा लेता है। औरत थैंक्स बोलती है, पर लड़का कहता है इतना जल्दी रिलीव्ड फील मत कर, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ।
बर्ड और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो दोनों एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। वो उन पे वार करता है, वुंड बैरियर के अंदर लौट जाता है, पर पार्क्यूएल इतना लकी नहीं था, वो वॉल से टकरा जाता है। फिर भी लड़का खड़ा हो जाता है, रिलीव्ड फील करता है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ क्योंकि उसके बॉडी पर लेयर्ड प्रोटेक्शन था। लेकिन अब वो हर्ब्स का इफेक्ट खत्म हो रहा था। मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है और लड़का स्माइल करता है, सोचता है इतना बड़ा बर्ड फ्लाई कैसे कर रहा है, टोटल बकवास लग रहा है। अब उसे शेल्टर की तरफ भागना पॉसिबल नहीं था, ड्रग्स का इफेक्ट उतर रहा था और बॉडी ऑलरेडी वीक फील कर रही थी। सोचता है स्प्राउट्स ग्रो करूं क्या, लेकिन मॉन्स्टर के अगेंस्ट वो काफी मुश्किल होता। पर क्योंकि सिचुएशन गैम्बल जैसा था, उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, डीमन स्लेन ब्लेड। ये ब्लेड हाफ प्लांट हाफ स्पॉट था, रूट्स जमीन में ग्रो करती थी और एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती थी। जब तक ड्रैगन के आंसू गिर रहे थे, उस टेक्निक से ब्लेड और पावरफुल हो सकता था। रेन की एनर्जी अब्सॉर्ब करके अब उसके पास एक लाइटनिंग चार्ज्ड स्वॉर्ड थी। पार्क कैनियल मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करता है, एक पावरफुल हिट करता है। मॉन्स्टर का सिर एक बिल्डिंग में अटक जाता है। लड़का तुरंत चांस लेता है और उसका सिर काट देता है। जो लोग देख रहे थे शॉक हो गए, उनका भरोसा नहीं हो रहा था कि उस लड़के ने सच में वो क्रीचर मार दिया। अगर कोई इंसान मर गया होता उस बर्ड के अटैक से तो शायद अथॉरिटीज कुछ नहीं करती, लेकिन इस लड़के ने बिना डरे किसी को बचाया। लोग उसे एक सुपर हीरो से कंपेयर करने लगते हैं, वीडियोस बनने लगती हैं। तभी एक बंदा अपीयर होता है, प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करता है, गुस्से में बोलता है, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तूने मिस युवा का मैसेंजर बर्ड मार दिया। तेरे जैसे किसी को सिर्फ पनिशमेंट देना काफी नहीं है। वो वीडियो वायरल होने लगता है, लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। एक औरत पूछती है, क्या उसने मेरे चाइल्ड को मार दिया? क्या उस लड़के को जिंदा जला दिया गया? उसका असिस्टेंट बोलता है, अभी तक तो सिर्फ उस लड़के को डिटेन किया गया है। युवा बोलती है, सब मुझे हेट करते हैं, सिर्फ उस इम्पोर्टेंट लड़के को कस्टडी में रखना काफी नहीं है। गुस्से में वो ऑर्डर देती है, सब ह्यूमंस को बोल दो, अगर मेरी रैत से बचना है तो उस लड़के को सबके सामने मारो। लेकिन असिस्टेंट रिपोर्ट देता है, लोगों को वो लड़का पसंद आ गया है, उसकी एक्शंस ट्रेंडिंग बन गई हैं, सैटिस्फैक्शन काफी हाई है एक नए लीडर को लेके। युवा बोलती है, इस दुनिया के रूल्स बोरिंग हैं और गवर्नमेंट के रूल्स तो और भी ज्यादा डरावने, पर कोई ना, कुछ तो शांति मिलेगी। उसका मंत्री बोलता है, हमने एक ट्रिब्यूट प्रिपेयर किया है ताकि मिस युवा का रेपुटेशन सिक्योर रहे। युवा कहती है, ठीक है, वेट करती हूँ। बारिश रुक जाती है और एक औरत कहती है, ड्रैगन किंग का दुख खत्म हो गया। पर वो बोलती है, ये इल्यूजन था कि ट्रांसेंडेंट बीइंग्स को डिजायर नहीं होती। युवा एक पैकेज उठाती है, सोचती है जो चाहिए था वो मिल गया। वो एक ट्रंक का पीस था, वो फ्रूट जिसे ट्रेजर ऑफ फैंटेसी बोला जाता है, इवन बाय गॉड्स। उस ट्री के फ्लावर्स 3000 साल में एक ही बार ब्लूम करते हैं। ये ट्री सिर्फ क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के ऑर्चर्ड में ग्रो करता है, इमॉर्टैलिटी के पीचेस। युवा बोलती है, जब क्वीन मदर ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था टू क्लोज हेवंस गेट, तब ऑर्चर्ड डिसअपियर हो गया था। अब अगर वो उस बाग से एक स्प्राउट ग्रो कर लेती तो उसका नाम क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के बदले आ जाता। दूसरी तरफ पार्क्याल सड़क पर चल रहा होता है, याद करता है एक बंदा ने बोला था, तेरी एक्शंस ने सब डेटीज को विलन्स जैसा बना दिया, अब से ज्यादा हाईलाइट मत हो। लड़का अपने हाथ की तरफ देखता है, सोचता है, स्वॉर्ड तो छीन ली गई, लेकिन मैं खुश हूँ, जो मिला वो प्राइसलेस था। उस रात उसने बर्ड के बॉडी में एक वुडन ब्लॉक देखा था। सोचता है, ये वुड इसके एंकल में चिपका हुआ क्यों था? तभी रियलाइज करता है कि वो ट्रंक जिंदा है। तभी वो मैन फिर से अपीयर होता है और अटैक करता है, पर प्रोटैगनिस्ट एक स्प्राउट ले लेता है बिफोर द अटैक। अब सोचता है, कल्टीवेट करूं क्या? 1 साल बाद न्यूज रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट ने वाटर प्यूरिफाई करने के स्टेप्स लिए हैं। एक बंदा कंप्लेन करता है, पानी से बदबू आ रही है, ये सब एक मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? 1 महीने पहले जब सेलेस्टियल एनर्जी इम्बैलेंस में थी, एक मॉन्स्टर 1000 साल पुरानी स्नेक हेड फिश हान रिवर में छुप गया था। मॉन्स्टर वर्ल्ड से निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड के रिवर में आया और इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपने आप को सॉवरेन ऑफ द हान रिवर कहने लगा। उस क्रीचर ने डिक्लेयर किया, जब तक ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं मिलेगा, कोई भी रिवर का पानी यूज नहीं करेगा। एक लड़का रिपोर्ट देखकर बोलता है, ये फिश तो लगती है जैसे कोई कीड़े की अकल वाली हो। वो बंदा एक्चुअली यांगजुई था, कोरियन पेनिनसुला के 8 सेक्रेड माउंटेन्स का एक डिसाइपल। तभी कोई उससे बोलता है, मीटिंग के टाइम बीच में बकवास मत कर, बेटर होगा सीधा बैठ और तमीज से बिहेव कर। शिन था सबसे छोटा डिसाइपल उन 8 सेक्रेड माउंटेन्स में से एक का, जो कोरियन पेनिनसुला में थे। लेकिन उस लड़के को उस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं जो वो अकेला मिलके सॉल्व कर सके। और वैसे भी सब कुछ तो उन एल्डर्स की मर्जी पे डिपेंड करता था। एक औरत इरिटेट हो जाती है और पूछती है, यही सिखाया है तेरे मास्टर ने तुझे? वो कहती है कि 10,000 लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं उस पानी की वजह से, तो सोल्यूशन जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर वो गुस्से में पूछती है कि उसने उसके मास्टर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की।
तब यांगू कहता है, तू क्या वाकई में उस हैंड रिवर के सॉवरन को मार सकती है? क्योंकि ऑलरेडी 4 टॉप इम्पोर्टिव मिस्टिक्स ने उस क्रीचर को रोकने की कोशिश की थी, सब फेल हो गए। और वो पूछता है, क्या तू चाहती है सब लोग उस फिश के हाथों मर जाएं? हैंड रिवर के सॉवरन को डील करना इतना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि उसके पास अर्थ और वाटर दोनों के टेक्निक्स हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दोनों एलिमेंट्स को मास्टर किया हो। तो सॉल्यूशन सिर्फ तब मिलेगा जब कोई इमॉर्टल हो जिसके पास अर्थ मास्टरी हो, या कोई ऐसा हो जिसके पास अर्थ और वाटर दोनों में हाई रैंक हो। लड़का कहता है, मैं यांग्यू को उसकी प्लानिंग करने से नहीं रोक रहा, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा। औरत और गुस्से में आके प्रेजेंटेशन का रिमोट तोड़ देती है। लड़का वहां से चला जाता है और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, अगर कोई सच में उस फिश को हरा सके तो वही सोल्यूशन होगा। वो औरत जंगल के अंदर जाती है अपने साथ डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड लेके, क्योंकि उसे याद आता है 1 साल पहले एक आदमी किल यू उसी तलवार के साथ दफन हुआ था। हाँ, उसे इम्प्रिजन किया गया था लेकिन बाद में छोड़ भी दिया गया। तलवार इमॉर्टल सोसाइटी ने कॉन्फिस्केट कर ली थी। ये एक रेयर वुडन टूल था, शेप में स्वॉर्ड जैसे, इसीलिए स्वर्ग में कंफ्यूजन भी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे उस स्वॉर्ड की एनर्जी कम होने लगी, कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। पार्क सेल ने पिछले 1 साल में ग्वान के बाहर कदम भी नहीं रखा। कभी कभी माँ या दोस्तों के साथ बाहर जाता, कुछ खाना या मूवी देखने। उस लड़की को याद आता है कि उसने कहा था उसने कोई फोन ऐप यूज नहीं की, तो अपनी अचीवमेंट्स ट्रैक भी नहीं कर रहा। जितना पार्क हैनल के साथ हुआ था उसे देख के कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। फिर प्रोटैगनिस्ट वापस दिखता है और जैसे ही लड़की उसे देखती है वो एक कॉर्नर टर्न कर लेता है। यांगजुई सोचती है, मुझे इसे खोना नहीं चाहिए, और उसके पीछे भागती है। लेकिन फुल स्पीड में भागने के बावजूद और एक टैलिस्मन की मदद से भी वो लड़का उसके हाथ नहीं आता। तभी पार्क हैनल फिर से सामने आता है और पूछता है, तुम लोग इमॉर्टल सोसाइटी से हो क्या? उसने बोला वो भाग नहीं रहा था, बस सरप्राइज हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़की नोटिस करती है कि लड़का काफी स्वेट कर रहा है। सोचती है, इसने टैलिस्मन क्यों नहीं यूज किया, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पे रिलाई क्यों किया? फिर वो उसे एक फैन देती है, एक ऐसा डिवाइस जो यूजर का इन्फो दिखाता है। उसके बाद पार्क हैनल अपनी डिटेल्स दिखाता है। यांगजुई को पता चलता है कि वो अभी भी हाई इमॉर्टल है, लेकिन उससे लोअर रैंक में। पार्क पूछता है, तुम लोग चाहते हो मैं अपने वुड एलिमेंट से उस हैंड रिवर के सॉवरन को मार दूं? उसे डाउट होता है कि इमॉर्टल सच में उस मॉन्स्टर को मारना भी चाहते हैं या नहीं। यांग कहती है, नहीं, सीनियर्स ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चाहते हैं कि जूनियर्स खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रोटैगनिस्ट कहता है, हजारों लोग सफर कर रहे हैं और तुम लोग बस देख रहे हो। फिर पार्क पूछता है, अगर मैं हेल्प करूं तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे मेरी स्वॉर्ड वापस? यांग शॉक हो जाती है, पूछती है, तुझे ये कैसे पता? पार्क कहता है, मैं सांस लेके ट्रीज के साथ कनेक्ट करता हूँ, यही मेरी टेक्निक का काम है। यांग सोचती है, इसी वजह से पार्क इतनी तेजी से जंगल में भाग रहा था। फिर पार्क कहता है, पहले मुझे ये बताओ, मेरा कर्फ्यू हटाओगे क्या रिवॉर्ड में? यांग कहती है, रिवॉर्ड अलाउड है लेकिन सबका अटेंशन अट्रैक्ट करना रिस्की है। वैसे भी कोई ऑफिशियल प्रॉमिस नहीं दे सकता सिर्फ इसलिए कि तू हेल्प करे। वो समझाती है, कर्फ्यू ओरिजिनली सीनियर्स ने इसलिए लगाया था क्योंकि तूने मिस का बर्ड मार दिया था, लेकिन अब वो मैटर इजीली रिजॉल्व हो सकता है, बस मुझे उस बंदे को कन्विंस करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पार्क रिवर बैंक पे होता है। एक बंदा उससे पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसे नहीं पता पार्क क्या करने आए हैं, लेकिन पार्क कहता है, वही नुआंस दिख रहा है मुझे, मैं उस क्रीचर को देखना चाहता हूँ। यांग कहती है, थोड़ा शांत हो जा, ये सब सॉवरन ऑफ द हैंड रिवर की वजह से हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपना बैकपैक खोलता है, एक एल्बम निकालता है। सोचता है ये थोड़ा डिस्गस्टिंग है, लेकिन ये मोमेंट के लिए ही तैयार किया था। उसे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी यूज करना पड़ेगा। वैन उसे वार्न करती है और पास जाना डेंजरस होगा, लेकिन वो शॉक हो जाती है देख के कि पार्क क्या कर रहा था। पार्क पूछता है, तुमने ये एलिमेंट्री स्कूल में नहीं देखा क्या? उसके क्लास में वो प्लांट्स ग्रो करता था पानी प्योरीफाई करने के लिए। अब आधा काम हो चुका है, बस थोड़ा और बचा है। तभी एक जॉइंट क्रीचर लेक से निकलता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और रेडी हो जाता है। कहता है, चलो फिशिंग टाइम। एक जबरदस्त रोर एरिया में गूंज उठता है। क्रीचर डिक्लेयर करता है, मैं इस रिवर का गॉड हूँ, मैं किसी और के कंट्रोल में नहीं आ सकता। वो पार्क पे अटैक करता है, जो मुश्किल से बच पाता है। फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है। क्रीचर गुस्से में चिल्लाता है, तूने हिम्मत कैसे की? लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट के प्रोजेक्टाइल्स उस पे लगते हैं। मॉन्स्टर और भी रेज में आ जाता है। मीनवाइल यांग दूसरे आदमियों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो सोचती है, इम्प्रेसिव, पार्क ने इन प्योरीफाइंग प्लांट से सारा गंदा पानी क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर ये पेस चलता रहा तो पार्क हार जाएगा। मॉन्स्टर कहता है, तेरे ट्रिक्स चाहे एनर्जी को सेंस कर ले, लेकिन ये मुझे हार्म नहीं कर सकती। फिर वो अटैक करता है। पार्क गिरते गिरते बचा, लेकिन और सीड्स थ्रो करता है। बोलता है, ये आखिरी वाला है। मॉन्स्टर बोलता है, ये वही ट्री है जो लाइटनिंग से स्ट्राइक हुआ था, तो क्या इससे मुझे मारना चाहता है? पार्क कहता है,
ये कोई टॉय नहीं है, मैंने इसे तेरे दिल में डाला है, फील नहीं हो रहा क्या? और तभी वो डुबकी लगाता है, बोलता है मिलते हैं फिर से, और स्पेल कास्ट करने लगता है। उसने बोला कि वो थंडरबोल्ट और लाइटनिंग डार्ट उसने खुद बनाया था, इसीलिए वो क्रीचर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। फिर उसने पूरे एरिया में बिजली छोड़ी और फाइनली वो क्रीचर हिट हो गया, एक बड़ी एक्सप्लोजन हुई और सब कुछ उड़ गया। क्रीचर डिफीट हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने सर्पेंट के ऊपर खड़े होकर बोला कि अब हवा काफी फ्रेश लग रही है, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि उसने फिर से कोई बड़ा कांड कर दिया है और अब लोग फिर से उसकी तरफ ध्यान देने लगेंगे और इस बार शायद एंड ठीक नहीं होगा। वैसे भी जो मॉर्टल्स ने हैंस सोवरेन को इग्नोर किया था वो ट्रायल्स और ग्रोथ के लिए था, बेसिकली अपने डिसाइपल्स के लिए, ना कि आम लोगों के लिए। अराउंड देखते हुए उसे लगा उसे जो चाहिए था वो मिल गया। एक छोटी ही चीज थी, एक्सपेक्टेड से भी छोटी, वाटर बेस्ड क्रीचर्स का इनर कोर। ये रीइंफोर्स्ड क्रिस्टल्स एक्चुअली रीबिल्ट हो रहे थे एक ड्रैगन बनने की होप में, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि ये उसके मिशन का रिवॉर्ड बनेगा। तभी अचानक एक आदमी आया और प्रोटैगनिस्ट को इंसल्ट कर दिया। तू क्या कर रहा है यहाँ? उसने तुरंत मैजिक यूज करके प्रोटैगनिस्ट को रिस्ट्रेन कर दिया। पूछा कि तुझे पता भी है तूने क्या किया है? वो बंदा एक्चुअली सेलेस्टियल किंग था, मिकुसा। ऊपर से एक लड़की सब देख रही थी और उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बंदा वही है जिसे उसने पहले देखा था। उसे एक और बंदे के वर्ड्स याद आए, बस नॉर्मल बिहेव करो जब तक अनग्रेटफुल इमॉर्टल्स खुद मुसीबत में ना फंस जाए और कंप्लेन ना करने लगे। लड़की ने फिर उस बंदे को ग्रीट किया और बोला कि उसे नहीं पता था कि एल्डर्स यहाँ आएंगे। बंदा ने तुरंत क्वेश्चन किया, तुम कह रही हो कि ये जगह ऑथराइज थी और तुम टेक की डिसाइपल हो ना? लड़की ने तुरंत हाँ बोल दिया। बंदा ने डाउट किया, तो तुम कह रही हो कि टेक जैसे मास्टर की डिसाइपल को सिचुएशन की सीरियसनेस का आइडिया नहीं? ये लड़का सिर्फ 1 साल ट्रेन हुआ बिना किसी मास्टर के और उसने एक सोवरेन को हरा दिया, और तुम इसकी आइडेंटिटी पर डाउट नहीं कर रही? फिर उसने वार्निंग दी, अगर तुमने फिर कुछ बोला तो टेक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लड़की टोटली पैनिक में आ गई। उसे फाइनली समझ आ गया कि कितना बड़ा सीन बन गया है। प्रोटैगनिस्ट हंसने लगा। बंदा ने पूछा, क्या तू अपना डर खो चुका है? पाक ने बोला, मैं क्यों पैनिक करूं? मैंने ऐसा क्या गलत किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी एबिलिटी अलग है। वैसे भी ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी ऐसा हो चुका है, तो मैं ऐप चेक कर रहा था। उसने बताया कि फिश के मरने के सिर्फ 3 मिनट बाद सब लोग वहां आ गए थे। लोग कंफ्यूज थे कि उसने क्या बोला। पाक ने बोला, तुम सब फिश को मॉनिटर कर रहे थे और जैसे ही वो मरी सब यहाँ आ गए। सोच रहे हो अगर तुमने फिश को मारा होता तो लोग तुम्हें हीरो मानते? तुम लोगों ने अपना ग्रो करने का चांस खुद बर्बाद कर दिया और अब डेस्परेशन में यहाँ आ गए हो। गुस्से में आके उसने बोला, बस करो अब। तभी एक और एक्सप्लोजन हुआ और सब उसके ऊपर चिल्लाने लगे, इसने किया। लेकिन सरप्राइजिंगली उसका अटैक किसी पे इफेक्ट नहीं कर रहा था। पाक बोला, मैं हमेशा स्टमक पे एम करता हूँ जैसे पहले किया था। उसने तलवार पॉइंट की उस बंदे की तरफ जो पूरा गुस्से में आ गया। तुझे पता भी है किसी पे तलवार उठाना क्या मतलब होता है? कोई लास्ट वर्ड्स? पाक ने बोला, तुम मुझे मार भी नहीं सकते तो मैं क्यों डरूं? बंदा बोलता है, पीरी एरोगेंस तो आसमान तक चली गई। और उसने एक पावरफुल अटैक किया, लेकिन तभी एक मैसिव ब्लास्ट हुआ। किसी और ने आके उनका फाइट रोक दिया। वो बंदा बोलता है, वॉचमैन को गार्डन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? उसका नाम था बी, 3 रेल्म्स ऑफ हेवन का एक हाई लेवल इमॉर्टल। बी ने बोला, मुझे अपनी लेडी के लिए एक रिक्वेस्ट रखनी है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी पावर की शो ऑफ में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली ये सब अननेसेसरी वायलेंस है। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा और बोला, ये लड़का थोड़ा स्टूपिड लग रहा है, बट अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो करो, दोनों की रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन इस लड़के के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। प्लीज एल्डर्स के रास्ते में मत आओ। और दोनों लोग डिसअपियर हो गए। फिर वो बंदा बोला, ये लेडी को एल्डर बी को बुलाने की क्या जरूरत थी इस लड़के को बचाने के लिए? बाद में पाक और बी कहीं वॉक कर रहे होते हैं। बी पूछता है, तुझे पहले से पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए इतना बोल्ड बन गया? फिर बी ने एडवाइस दिया, तुझे लगता है तो स्पेशल है, बट ज्यादा ईगो हमेशा बर्बादी लाती है। पाक चुप रहता है, फिर कहता है, मैं याद रखूंगा ये बात, थैंक यू एल्डर। 1 साल और आधा महीना बीत चुका था उस दिन के बाद, लेकिन वो सब अभी भी पाक को याद था कि उस दिन कितना कंफ्यूज था वो। उसकी इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन सब लोग उसको गलत समझ रहे थे। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि अब वो बिना समझे कुछ नहीं करेगा, ना ही बेवकूफ बनेगा। इस बार विक्टिम नहीं बनेगा। मिसवा का एक गार्डन था, कोई नॉर्मल गार्डन नहीं, बल्कि एक ऐसा गार्डन जहां डिवाइन मेडिसिनल हर्ब्स केयरफुली ग्रो किए जाते थे। लेकिन लोग कहते थे शायद ये सिर्फ एक रूमर हो।
तो उसने एक प्लान बनाया, कुछ ऐसा करना जो उस लेडी का अटेंशन ग्रैब करे, और फाइनली वो रेडी था, उसके सामने खड़ा था। युआ ने पूछा, तुम्हारा नाम पाक है ना? फिर उसने पूछा, तुम्हें पता है ये क्या चीज है? लड़का बोला, ये पर्गेटरी ग्रास की सीड्स है। लेडी ने कहा, इतनी प्रेशियस चीज मॉर्टल्स ने ब्लैक मार्केट में दबा के रखी हुई थी। मैंने सेलर को पनिश किया सिचुएशन की ग्रेविटी समझ के। पाक तुरंत झुक गया, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मेरी लिविंग कंडीशंस काफी खराब थी। लेकिन वुमन ने बोला, अब सब ठीक है, तूने अपने पाप का प्राइस चुका दिया, मैं सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन याद रख मेरे बर्ड को मारने का प्राइस हल्का नहीं था। फिर उसने बोला, क्यों ना तुम मेरे गार्डन में काम करो? मेरे पास एक पर्सनल गार्डन है जहाँ मैं खुद ग्रासेस कल्टिवेट करती हूँ, और हर्ब्स का भी। और अगर वो लड़का पर्टोरी ग्रास ग्रो कर पा रहा था तो ऑब्वियस है कि उसके पास इतनी स्किल तो थी ही कि वो नॉर्मल एक्वाटिक प्लांट्स भी ग्रो कर सके, स्पेशली वो प्लांट्स जो हैंड रिवर के सोवरेन का पॉइजन प्योरीफाई कर चुके थे। पाक उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है, बोलता है कि उसने उसके बारे में इतना अच्छा सोचा, बट असली रीजन उसकी प्लांट कल्टीवेशन की वो टेक्निक थी जो उसने सीखी थी। लेकिन युवा कहती है कि अगर वो टेक्निक यूज कर रहा है तो कॉमन प्लांट्स को ग्रो होने में बस 1-2 दिन ही लगते। पाक बोलता है, पर्टोरी ग्रास तो अभी तक सिर्फ स्प्राउट तक ही आया है, चाहे उसने जितना भी टाइम और मेहनत डाली हो, वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। लड़की पूछती है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाथों में स्किल नहीं है? प्रोटैगनिस्ट मान जाता है, हाँ सच है। लड़की कमेंट करती है, तुम्हारे अंदर जितना करेज है उससे ज्यादा दिख नहीं रहा, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे क्या नेगोशिएट कर रहे हो। वो कहती है कि वो इसकी हेल्प करेगी, अपने गार्डन के कुछ डिवाइन मेडिसिनल हर्ब्स देगी, सही टूल्स भी देगी और खुद भी अकम्पनी करेगी ताकि वो लड़का एनलाइटन हो सके। इसी रीजन की वजह से वो एक और यंग लड़की को उसकी मदद के लिए असाइन करेगी। फिर से झुककर प्रोटैगनिस्ट उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ये सब तो ऑलरेडी उसकी प्लानिंग का पार्ट था ही। वो एक सिग्नल देता है दूसरी लड़की को। यूए पूछती है, तुम पूरे टाइम यहीं थी क्या? वो लड़की फटाफट अपने मास्टर के पास जाती है। मास्टर पूछता है, तुम्हारा वर्डिक्ट क्या है? लड़की कहती है कि पाक बहुत सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि वो इतना कॉर्डियल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ प्लान कर रहा हो। ऊपर से उसने सुना था कि पाक ने उसका बर्ड मार दिया था और हैंड रिवर के सोवरेन को भी हरा दिया था। वो कहती है, ये लड़का एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल नहीं लगता, फिर भी अगर इतना कुछ अचीव कर चुका है तो या तो ये जीनियस है या फुल इडियट। वो अपनी मास्टर से पूछती है, आपको पता था ना कि वो स्टार्टिंग से ही कुछ स्कीम कर रहा है, फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया? मास्टर कहती है, मुझे पता था इसलिए मैंने तुझे कहा था उस पर नजर रखने को, पर ज्यादा टेंशन मत ले, मैं उसे सिर्फ 6th गार्डन हैंडल करने दूंगी, और अगर उसके इंटेंशंस गलत हुए तो वो मेरे गार्डन से एक भी बीज नहीं ले पाएगा, और अगर वो टोटली यूजलेस निकला तो उसे गार्डन का खाद बना देंगे। लड़की सोचती है कि उन्होंने मिलकर काम करना शायद पेनिनसुला पीच के चक्कर में स्टार्ट किया, बट युवा एक ऐसी लेडी थी जो उसे कभी पसंद नहीं आई। फिर भी वो होप करती है कि प्रोटैगनिस्ट थोड़ा यूजफुल निकले। दूसरी तरफ पाक स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था, सोचता है कि वो जो इमॉर्टल पावर वहां छुपी है वो 300 से ऊपर है और यू की पावर 400 क्रॉस करती है। पाक ने पिछले साल स्टार 1 टेक्निक के 10 स्टार्स तक रीच कर लिया था, इसलिए वो रफली लोगों की पावर लेवल जज कर सकता था, बट उसे पूरा भरोसा नहीं था उन नंबर्स पर। सेलेस्टियल किंग और वो गुस्से वाला बंदा तो 600 प्लस लेवल के थे, बेक का भी 400 के ऊपर पावर लेवल था और खुद प्रोटैगनिस्ट का पावर लेवल अराउंड 45 था। वो सोचता है कि उसने सारे स्टार 1 टेक्निक्स पिछले साल में सीख लिए थे, बट वो थियोरेटिकल थे, अभी भी काफी काम बाकी था। डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वो सोचता है, फाइनली आई एम वेयर आई नीड टू बी। तभी उसे एक ग्लोइंग सेक्रेट ट्री दिखाई देता है। वो कहता है, आज मैं इस ट्री के लिए कुछ लाया हूँ, सेंट मैग्न्यू, जो हैंड रिवर के सोवरेन से मिला था। अगर मैं ट्री को एक दे रहा हूँ तो रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो लड़का ट्री के सामने मेडिटेट करता हुआ दिखता है, बट अचानक से स्मेल ऑफ पीचेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि सिर्फ उस ट्री के सामने बैठकर उसकी अटैक पावर इंप्रूव हो गई। वो ब्रीदिंग पीच ट्री लास्ट ईयर से फॉर्म ट्रेन कर रहा था, बट सिर्फ लास्ट वीक में उसके फ्लावर्स ब्लूम हुए थे और फ्रूट्स बने थे। अभी भी छोटे थे, बट कम से कम अब वो थोड़ा टेस्ट तो कर सकता था। तभी एक आवाज आती है, इतनी जल्दी क्या है? पाक साइड में देखता है, एक छोटा सा बियर उससे बात कर रहा है। पाक पूछता है, आप कौन है भाई? बियर कहता है, एल्डर ने मुझे गुआक नाम दिया है। पाक कहता है, तो क्या तुम वो माउंटेन गॉड हो, गुआनियन? वो सोचता है कि गेट्स ऑफ हेवन ओपन होने के बाद डीएटीज अपना एग्जिस्टेंस रिवील करने लगे हैं, और ये वाला तो काफी अनलकी निकला। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले जब कैपिटल हियांगवांग शिफ्ट हुई थी, तब लैंड ऑफिशियल्स ने बोला था कि माउंट वानिन की फायर एनर्जी हियाननान को अफेक्ट कर रही है, इसीलिए वाटर एनर्जी ऐड करने के लिए मिथिकल स्टैचू ऑफ यूनिकॉर्न लाइन, ब्लू लगून एक्सकवेशन और भी चीजें की गई थी माउंट वास्किन की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसलिए ये बियर आधे साइज का ही रह गया था।
पार्क कहता है कि वो इस जगह में 1 साल से ज्यादा टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसने पहले क्यों नहीं देखा गुआक को? बियर कहता है क्योंकि मुझे कोई रीजन नहीं लगा इंटरफेयर करने का, तुम डिवोशन से ट्रेनिंग कर रहे थे। पार्क सोचता है क्या इस बियर का टारगेट भी पीच है, लेकिन ट्री ने एरिया डिस्टॉर्ट कर दिया था, इसलिए कोई बैरियर के अंदर नहीं जा सकता था। पार्क कहता है बस कुछ खाने दो यार, पर बियर मना करता है, कहता है तूने सुना नहीं मैं क्या बोला, बहुत रेकलेस होगा। ट्री की एनर्जी फ्रूट्स में सेंटर्ड है, अगर तूने अभी ले लिया तो प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा, और सोच अगर कोई और लोग जो ट्री पे नजर रख रहे हैं वो ले लें तो। पार्क पूछता है तो क्या तुम चुराने आए हो ट्री को? बियर बोलता है मैं क्या चोर लगता हूँ तुझे, पर मैं अकेला नहीं हूँ, सूनर और लेटर लोगों को इस जगह का पता लग ही जाएगा, और अभी भी कोई एंड ऑफ द हिल पे वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। ऊपर देखते ही पार्क को एक बड़ा सा बैरियर दिखाई देता है, एक ट्रिमेंडस एनर्जी का सिग्नल। बियर फिंगर से पॉइंट करता है मैं पहले भी वार्न कर चुका हूँ, अगर लोग इतना बैरियर पे अटैक कर रहे हैं तो या तो वो तुझे चाहते हैं या वो इमॉर्टैलिटी पीच के पीछे है। पार्क कहता है शायद वो वही पीच है जो जर्नी टू द वेस्ट में मंकी किंग ने खाई थी। बियर बोलता है छोड़ो मंकी किंग, पॉइंट ये है कि टॉप टियर टेक्निक यूज करने वाले लोग तेरे पीछे हैं। तेरे पास ट्रेनिंग है, पर वो पीच ट्री के अंदर की फॉर्म से निकालना इंसान के बस का काम नहीं है। लेकिन मैं अलग हूँ, अगर तूने फ्रूट मुझे दे दिया तो मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस ले सकता हूँ और तुझे और ट्री दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन पार्क माफी मांगता है और पीच खा लेता है। बियर टोटली शॉक में जाता है, ये लड़का है कौन यार? लेकिन फिर भी वो इमोर्टैलिटी पीच ही तो था। जो चीज मंकी किंग को सबसे पावरफुल इंसान बना गई थी, उसी ने सबको क्यूरियस कर दिया कि अब प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या होगा। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि ड्रग कंज्यूम हो चुकी है। पार्क तुरंत ध्यान में बैठ जाता है। बियर पूछता है कैसा फील हो रहा है, क्या बॉडी में कोई चेंज महसूस हो रहा है? लड़का कैजुअली बोलता है पीच तो बड़ी स्वीट और फ्रेश थी। सुन के बियर लिटरली स्पीचलेस रह जाता है और उसे इडियट बोल देता है। पार्क सोचता है कि बियर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई की, वो अपने बॉडी के अंदर घूमती हुई हीट को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन ये हीट पहले जैसी नहीं थी, इस बार थोड़ी सॉफ्ट फील हो रही थी। बियर समझाता है कि एक लो लेवल फ्रूट को ग्रो होने में 3000 साल लगते हैं, तो जो सिर्फ 1 साल में ग्रो हुआ वो ऑब्वियसली लो क्वालिटी का होगा। पार्क बोलता है कि उसे दिक्कत हो रही है और पूछता है कि क्या बियर हेल्प कर सकता है। बियर क्लियरली बोलता है चाहता भी तो हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास वो पावर ही नहीं है। तभी प्रोटैगनिस्टिक सीड उठा के बियर के फोरहेड पे मारता है। बियर इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि वो तो प्योगरी सीड था। शॉक पूछता है ये तो मुझे इतना प्रेशियस चीज दे रहा है। प्रोटैगनिस्ट फिर और सीड्स उसके हाथ में रख देता है, बोलता है फिलहाल तो मेरे पास यही है, क्या तू इन सब से रिकवर कर पाएगा? बियर तुरंत बोलता है अरे हाँ इजी है। पार्क फिर पूछता है अब मैं क्या करूं? बियर बोलता है अब तू केव्स बेच सकता है। लड़का लिटरली शॉक हो जाता है ये सुन के। बियर कहता है कि सिर्फ 3 प्योगरी ग्रास स्प्राउट से उसकी पुरानी पावर वापस नहीं आ पाएगी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है और कोई ऑप्शन है क्या? बियर कहता है तेरे पास और कुछ है जो छुपा के रखा हो? पार्क कहता है एक चीज चेक कर सकता हूँ, और सिस्टम एक्सेस करता है, उसमें एक फंक्शन मिलता है। बियर देख के कहता है ये तो एरिया का मैप है। तभी पार्क को फील होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और उसे डील करना पड़ेगा। बियर पूछता है तू सीरियसली फाइट करने का सोच रहा है? प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है हाँ, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मेरा ट्री ले जाएगा। बियर सोचता है इसकी करंट पावर के हिसाब से तो ये डेफिनेटली हारेगा, फिर भी देख के हैरान हो जाता है कि लड़का कितना काम है। प्रोटैगनिस्ट सीधा उस आदमी की तरफ भागता है। सामने वाला बंदा सोचता है फाइनली ढूंढ लिया इसे। पार्क उसके सामने आ जाता है। बंदा पूछता है तू सेलेस्टियल किंग का डिसाइपल है क्या? क्या तेरे मास्टर ने तुझे वापस लाने को बोला? पार्क कहता है हाँ, और ऐड करता है कि उन्होंने मुझे एक आइटम भी दिया है, द 9-tailed फॉक्स फैन। बियर शॉक बोलता है ये फैन तो 300 साल पहले लास्ट देखा गया था, क्या ये वही रेयर ट्रेजर है जो फॉक्स के टेल से बना था? बंदा कंफर्म करता है हाँ ये वही फैन है। पार्क कहता है पर अगर ये सेलेस्टियल किंग का फैन भी है तो क्या तुम सीरियसली ऐसी जगह पे एक्सप्लोजन करोगे जहां लोग भरे पड़े हैं? बंदा बोलता है तू एनर्जी फील नहीं कर रहा, चाहे जो भी स्केल यूज कर ले या जितना भी चिल्ला ले, कोई यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। बियर बीच में बोल पड़ता है उसके पास जो ट्रेजर है वो अनयूजुअल एनर्जी इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसमें 4 सेलेस्टियल बीस्ट्स की पावर है। बंदा गुस्से से बोलता है ये बियर हमेशा बीच में क्यों बोलता है? पार्क कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे तो ये बात पता ही नहीं थी।
और बंदा चिल्ला पड़ता है, ये छोटा सा क्रीचर भी इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, फिश की जान तो छोड़ दूंगा, पर अब पार्क की जान लूंगा। पार्क सोचता है कि मेरी पावर अभी मोमेंटरली 105 टाइम्स स्ट्रांग लग रही है, शायद सेक्रेड आइटम की वजह से। ऐसे लग रहा है जैसे किसी फैंटेसी गेम का आइटम हो जो पैसों से लिया हो। तभी विन आता है और अपनी एनर्जी माउंटेन के अक्रॉस स्प्रेड करता है। पार्क को लगता है बंदा एनर्जी गैदर कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक स्किल एक्टिवेट करता है, विंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करता है। बंदा तुरंत अटैक करता है, लेकिन पार्क उस अटैक को सिंपली तोड़ देता है। बियर शॉक में रह जाता है, ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक पॉसिबल भी है क्या? पार्क बोलता है, मैं पहले भी बोला था, अगर किसी पे हाथ उठाएगा तो काउंटर अटैक के लिए रेडी रहे। बंदा शॉक्ड बोलता है, तो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के मुझे चैलेंज कर रहा है। तभी एक स्ट्रेंज चीज होती है, एक ब्लू ग्लो लड़के को सराउंड करता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। पार्क चेक करता है और बोलता है, लगता है फैन यूज करते वक्त इसने अपने सोल को खुद ही फैन में डाल दिया। बेयर कहता है, अगर राइट पर्सन होता तो पूरा माउंटेन उड़ा देता। सेक्रेड आइटम इतनी पावरफुल होती है। पार्क सोचता है, अगर ये सच है तो मुझे भी ये आइटम चाहिए। तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पहले वाला बंदा बैरियर पर अटैक कर रहा होता है। अपने डिसाइपल को उठाते हुए कहता है, ये मेरी डोमेन में सबसे बड़ा मिस्टेक था। सेलेस्टियल किंग का डिसाइपल एक फूल बन गया। वो बोलता है, चाहे तू इमॉर्टल सोसाइटी का कमांडर हो या रेड मार्शल आर्ट्स का मास्टर, तू उन 8 सेक्रेड मंक्स के सामने कुछ भी नहीं है। पार्क कहता है, मैंने सब कुछ सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया। और वो सोचता है कि सेल्फ डिफेंस का रूल उस बंदे पर भी अप्लाई होता है जो उस पे अटैक कर रहा था। एल्डर्स गुस्से में बोलते हैं, इस पार्क को 1 साल पहले ही जला देना चाहिए था। सेलेस्टियल किंग ने इस डिजास्टर को अपना डिसाइपल क्यों बनाया, समझ नहीं आया। लेकिन अब जब सब कुछ यहाँ तक आ गया है तो वो पार्क को जला देंगे, सिर्फ हड्डी बचेगी। इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट कोल्डली सब कुछ ऑब्जर्व करता है, बिना किसी रिएक्शन के। पार्क भागना शुरू करता है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पड़ा रहता है, बिना रुके। बार बार स्पेल्स डाल के उसको कॉर्नर कर देता है। पार्क को लगता है कि सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है। एलिमेंट्स में सबसे कम कंपैटिबल उसके लिए फायर था। बेयर बोलता है, 9-tailed फॉक्स फैन यूज कर, बस एनर्जी डाल और चला दे। उसने समझाया कि ये फैन किसी भी एलिमेंट के साथ काम करेगा। लेकिन तभी वो एल्डर एक स्पेल डालता है जो बेचारे बेयर को लगता है। दूसरी तरफ पार्क सोचता है कि फैन यूज किया तो कहीं उसकी सोल दूसरे लड़कों की तरह अंदर खींच ना ली जाए, पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो ट्राई करता है। फैन का यूज करके एक स्पेल कास्ट करता है। एल्डर गुस्सा होकर चिल्लाता है, तो फैन कैसे यूज कर सकता है? लेकिन सारे अटैक्स एल्डर को ही लग जाते हैं। पार्क हिल जाता है। ये सच में सेक्रेड आइटम की पावर थी। जैसे ही वो सोचता है कि आदमी कहाँ गया, उसे पीछे से एक बड़ा अटैक लगता है। घाव काफी गहरा होता है, लगता है कोई ऑर्गन डैमेज हो गया। एल्डर फ्लेम्स में से उठकर बोलता है, तू पैथेटिक है। ना सिर्फ तूने सेलेस्टियल किंग के डिसाइपल को बेवकूफ बनाया, अब ये फैन भी चला रहा है। पार्क हैरान होता है कि वो जिंदा कैसे बच गया। सोचता है, इमॉर्टल्स ऐसे होते हैं। एल्डर फिर से मल्टीपल स्पेल्स डालना शुरू करता है और बोलता है, ये तेरी एंडिंग है। स्पेल्स उससे लग जाते हैं, फेटल ब्लो। एल्डर बोलता है, मैं तुझे सेलेस्टियल किंग के पास ले जाऊंगा, अब ये चीप ट्रिक्स नहीं चलेंगी। पार्क के मन में डाउट आता है कि क्या ये उसकी डेथ का मोमेंट है। सोचता है, अगर मेरा बॉडी पूरा रिकवर हो चुका होता तो मैं जीत सकता था। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि पेन गायब हो गया है। तभी हवा में एक पीच फ्लोट करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि ड्रग एनालिसिस कब का कंप्लीट हो चुका है। पहले मंकी किंग ने भी फ्रीडम के लिए अपनी स्किन एक्वायर की थी। सेक्रेड आइटम्स का उस पर असर नहीं हुआ था। 49 दिन तक उसने सेलेस्टियल पाथ एंड्योर किया, इवन बुद्धा के 5 फिंगर्स के प्रेशर में। उसकी स्किन 500 साल तक टिक गई। डोंग ने एक ऐसी बॉडी बनाई थी जो डेथ से इम्यून हो। डेथ हार्ट्स भी फेल हो गई थी। अंडरवर्ल्ड का किंग भी हार मान गया था। सिस्टम फिर अनाउंस करता है कि ड्रग कंज्यूम हो गया है। ये ड्रग पीच से बना था, जो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जो एलिमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज होती है। इसी तरह पार्क को वो पावर मिलती है जो उसने चाही थी। डिवाइस उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करती है। पार्क का नया लिवर उसके बॉडी को ठंडे पानी से भर देता है। जब वो आंखें खोलता है, उसका पूरा लुक ही बदल चुका होता है। एल्डर जो चेंज नोटिस करता है, सोचता है कि पार्क के पास पानी का एनर्जी कैसे आ गया। तब उसे समझ आता है कि उसने गलती कर दी। पार्क एक इर्रेगुलर था। पार्क खुद भी नहीं समझता कि ये कैसे हुआ, पर अब वो खुश है कि गर्मी नहीं लग रही। फिर से फैन उठाता है और एक और अटैक एल्डर पे चला देता है। एल्डर डिसबिलीव में अटैक खा लेता है और बैटल खत्म। पार्क ग्राउंड पर गिर जाता है बेहोश। बेयर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, भाई आंखें खोलो। जब पार्क धीरे से होश में आता है, बेयर पूछता है, तो ठीक तो है? बेयर बोलता है, छोड़, जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन क्या तुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए? पार्क कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है।
पूरा एरिया पानी में डूबा हुआ होता है। वो एल्डर के बॉडी को चेक करता है और बोलता है, मैंने सुना था एक फ्लैग होता है जो बैरियर को कंट्रोल करता है, कहाँ गया वो? पार्क फिर एक रेड तलिस्मन जैसा कुछ दिखाई देता है। बेर बोलता है, वो एक ट्रेजर पाउच है, जादू का बैग जिसमें छोटी बड़ी चीजें रख सकते हैं। पर बेर याद दिलाता है, ये खेलने का टाइम नहीं है, मुझे लगता है लोग हमारी लोकेशन की तरफ आ रहे होंगे। पार्क एल्डर को अपने बैग पर उठाता है। बेर पूछता है, कहाँ ले जा रहा है तू? आदमी को जमीन पर गिरा देता है। बेर बोलता है, क्या कर रहा है तू? बेर वार्न करता है कि अगर हम यहाँ रुक गए तो लोग ट्री का लोकेशन ढूंढ लेंगे। पार्क एक स्पेल कास्ट करता है और बेर को बोलता है, चिल कर यार। लगता है पार्क कुछ ट्रिक प्लान कर रहा है परस्यूअर्स को कंफ्यूज करने के लिए। बेर देखता है और शॉक्ड हो जाता है। पार्क तो एल्डर के बॉडी को ट्री के अंदर डाल रहा है ताकि नया फ्रूट ग्रो हो जाए। पार्क बोलता है, लकी है कि लेट नहीं हुए। बेर बताता है कि पीच ट्री का ब्लॉसम अभी खुला है, इसलिए वो लोग लोकेट नहीं हो पाए। तो बस इसी के साथ इस मनवा का ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर मेरी आवाज पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।